कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसका नाम है कोशिका। कोशिका संबंधी जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं इस चैप्टर के बाद, आपको पढ़ने के बाद, आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, चाहे वो कौन सा भी आप एग्जाम दे रहे हो। देख लो, वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल 100% आपका इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो आप बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो कोशिका का देखो, सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो कोशिका। कोशिका कोशिका संबंधी सामान्य जानकारी में हम लोग देखते हैं कि खोज किसने किया था। भाई साहब, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तीसरा भाई साहब देख लेते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, खोजकर्ता कौन है? कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय हैं। कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय हैं। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोशिका का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? साइटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कोशिका का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? साइटोलॉजी। या पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और क्या पूछेगा कि कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट हुक महोदय थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक महोदय थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक महोदय किसके खोजकर्ता थे? तो कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखो, ये इन्होंने जो खोज किए थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक महोदय किसकी खोज किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। उसके अलावा इसी वजह से मृत कोशिका की खोज किए थे, इसी वजह से प्रश्न बन जाता कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे भाई साहब? तो एंटोनी नाल और ल्यूवेनहॉक थे। उनका नाम क्या था? एंटोनी एवं ल्यूवेनहॉक थे। क्या नाम था उनका? एंटोनी नाल एवं ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी नाल और ल्यूवेनहॉक। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि भाई साहब रॉबर्ट हुक महोदय कौन से थे? इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। तो ये बात आपको भूलना नहीं कि एंटोनी नाल और ल्यूवेनहॉक क्या थे? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, तो आपको एंटोनी नाल और ल्यूवेनहॉक को लगाकर आना है। ठीक है ना? एंटोनी नाल और ल्यूवेनहॉक को लगाना है। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक महोदय थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक महोदय थे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि स्लाइडेन और स्वान, आपसे बार बार पूछता है कि स्लाइडेन और स्वान का संबंध कोशिका के किस प्रकार है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यही में हम लोग देख लेते हैं आगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। लिखो, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत भाई साहब दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। तो हमारे पास टोटल 3 नाम हो गए। ठीक है ना? खोजकर्ता कौन थे? जीवित कोशिका कौन खोज किए? सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। इसके तहत उन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। इकाई होती है। इन्होंने ही बताया कि कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत के तहत कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। इन्होंने बताया
किन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने, किसके तहत, कोशिका सिद्धांत के तहत। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसके तहत क्या बताया उन्होंने कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है, और इसी दोनों को मिला करके हमें 9-10 की किताब में क्या मिलता है कि कोशिका जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने बताया कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यह ध्यान में रखना है कि दो चीजें, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब आप देखो, तो एक चीज आपको बताते हैं, हमारी शरीर कैसे बनी है, असंख्य कोशिकाओं से बनी है। कैसे, असंख्य कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना है। जैसे आप सुनते हो कि सबसे मूल इकाई क्या है, हमने क्या देखो, संरचनात्मक और क्रियात्मक। तो देखो सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका सबसे पहले क्या होता है, कोशिका। अब कई सारे असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है भाई साहब, क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है भाई साहब, ऊतक बनता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जो ऊतक बनता है। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक। अब कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और कई सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और कई सारे अंग तंत्र मिलकर हमारी पूरी शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना, पूरे शरीर का निर्माण होता है। और कई सारे शरीर मिलकर के और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो समाज बनता है। क्या बनता है, समाज बनता है। और इसी समाज से हमारा क्या बनता है, देश बनता है। फिर इसी देश को मिला करके विदेश बन जाता है। फिर विदेश को मिला करके पूरी दुनिया बन जाती है। तो सबसे पहले क्या बनता है, कोशिका। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं या शरीर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ऊतकों का समूह अंग कहलाता है, अंगों का समूह अंग तंत्र या शरीर कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई साहब, स्लाइडेन और स्वान महोदय ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान महोदय ने दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे संबंधित 3 व्यक्ति मिल गए। पहले कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक महोदय क्या किए, कोशिका के खोज कर दिए, कोशिका खोज कर दिए। लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की, बल्कि मृत कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, एक प्रश्न पूछा गया। तो कौन किए थे भाई साहब, एंटोनी नाल और ल्यूवेनहाग ने किया था। किसने किया था, एंटोनी नाल और ल्यूवेनहाग ने किया था। और उसके अलावा कोशिका सिद्धांत किसने बताया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने बताया। किसने बताया भाई साहब, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान महोदय ने दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा अब हम लोग चलते हैं कोशिकाओं के प्रकार पर। अब यहां तक ये बेसिक जानकारी आपको पता चल गया कि हमारी शरीर कैसे बनी है, असंख्य कोशिकाओं के समूह से बना है, ठीक है ना। असंख्य कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, असंख्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अभी लिखा है आपको, तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पूरी शरीर हमारी कैसे बनी है, असंख्य कोशिकाओं से बना है। पूरा शरीर हमारा कहीं से भी निकाल लोगे तो एक कोशिका निकाल लोगे, तो उस कोशिका के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब उसको पढ़ना चाहेंगे। हमारी पूरी शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। अब असंख्य कोशिकाओं को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कोशिका के बारे में जानकारी लेना। तो मान लो हम अपने शरीर से कहीं से भी क्या कर लिए, एक कोशिका निकाल लिए। अब आपको पता है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। कैसे, अब बताते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, लिखते चलो, नोट बनाते चलो। कोशिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक कोशिका होती है पादप कोशिका, और एक कोशिका होती है भाई साहब जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखो भाई साहब, जो पादप कोशिका की संरचना होती है ये है, ऊपर हमने बना रखा है। जो जंतु कोशिका है उसे हमने यहां बना रखा है। आपको समय बचने की दृष्टि से अधिक कम समय में अधिक पढ़ा सकूं, इसकी वजह से हमने बोर्ड पर ही पहले से ये चित्र बना रखे हैं। सॉरी। तो कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका में हमने चित्र बनाया है। देखो आपको बनाना है, थोड़ी सी आसानी बनाने के लिए, आसानी से बना सको इसके लिए हम थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं आपको, ताकि आप बना सको। देखो कोशिका क्या बनाना है, ये है हमारी कोशिका। मान लो ये हमारी सेम दोनों तरफ है, गोला है, उधर भी गोला है। तो ये हमारा मान लो कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या बनाना है भाई साहब, केंद्रक बनाना है। क्या बनाना है, केंद्रक बनाना है। अब केंद्रक से सटा हुआ क्या बनाना है आपको, ये ईआर बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या करता है, केंद्रक को आधार प्रदान करता है। क्या करता है,
केंद्रक को आधार प्रदान करता है। अब भाई साहब केंद्रक को आधार प्रदान करता है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बना दो क्या, राइबोसोम बना दो। क्या बना दो, राइबोसोम बना दो, राइबोसोम बना दो। और इधर थोड़ा ऐसे बना दो, एकदम मतलब फ्रेश बना दो, मतलब चिकना बना दो। ये हो गया राइबोसोम और ये हो गया आपका, ये भी राइबोसोम ही है, लेकिन एक तरफ खुरदुरा होता है, एक तरफ छिछला होता है, मतलब एक तरफ खुरदुरा होता है, एक तरफ एकदम घी की समान एकदम फ्रेश होता है। तो ये आपको समान बनाना, मतलब ये चित्र बना लेना। उसके अलावा आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देना है, आपको एक इसी में रिक्तिका ऐसे करके बना देना है, इसी में आपको गाल्जिकाए बना देना है, इसी में आपको लवक बना देना, ऐसे ऐसे करके लिख दो। और सब कुछ हमने लिखा है इस प्रकार। तो ये हो गया संरचना अंदर वाला, इधर भी और इधर भी बन गया। अब ऊपर से एक परत हमने और बना दिया, तो जो जंतु कोशिका से अलग करती है, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। तो चित्र में आपको बेसिकली ये वाला दोनों चित्र बना लेना है, इस प्रकार बनाना है आपको, बस हमने ये बताया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, तो जो मानव कोशिका होती है और पादप कोशिका होती है, उनमें अंतर होता है, और वो अंतर किस रूप में होता है आपको हम बताते हैं। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, पहली बात तो कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जिकाए पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, और केंद्रक पाया जाता है, और भाई साहब सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इतने चीज आपको कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सोचो, ऐसी कोशिका जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे जूम करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा गया तो उस कोशिका के अंदर भी कई सारी संरचनाएं पाई गई, जिसे हमने क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ये सब क्या है, कोशिकांग है। क्या है, कोशिका के अंग हैं, कोशिका के अंग है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको भी जूम करके देखा गया। तो ये सारे चीज उस कोशिका के अंदर पाए गए, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। जैसे केंद्रक है, रिक्तिका है, गाल्जिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, कोशिका भित्ति है, लवक, ये सब क्या है, ये कोशिकांग है। तो भाई साहब देखो, कुछ कोशिका के अंग पादप कोशिका के और जंतु कोशिका के समान होते हैं। जैसे देखो क्या है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाने वाला केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है, गाल्जिकाए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या होता है, ये जंतु कोशिका में भी पाए जाएंगे और मानव कोशिका अर्थात जंतु कोशिका में भी पाए जाएंगे। लेकिन देखो लवक, जैसे हरियाली क्या हमारे शरीर में है, नहीं, हरियाली हमारे शरीर में नहीं होता, केवल पेड़ पौधों में होता है, जिसे क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। ये केवल किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा। कोशिका भित्ति, सेलुलोज हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधों का जो छाल होता है वो किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है। वही क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। तो कोशिका भित्ति क्या हमारे में होगा, नहीं, केवल और केवल किसमें होगा, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। केवल और केवल पेड़ पौधे और पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। ये चीज हमारे में नहीं पाया जाता, हमारे में हरियाली नहीं पाया जाता। उसी प्रकार मानव कोशिका में भी दो अंग ऐसे होते हैं, कोशिका के दो अंग ऐसे होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो केवल और केवल मानव कोशिका मतलब केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। उसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम है। क्या नाम है, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ कोशिका कौन सी कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, केवल कोशिका भित्ति पाई जाएगी। पूछेगा तो ऑप्शन में देगा 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। अब पूछेगा कि बताओ कौन सी कोशिकांग केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल और केवल कहां पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी। तो केवल क्या, लवक पाया जाएगा और कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो 3 ऑप्शन इसमें से देगा और 1 ऑप्शन इसमें से देगा। आपको वही छांटना होगा। तो आपको इसी वजह से जो बीच में है वो दोनों में है, बीच में है अर्थात पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में बीच में है, इसमें भी होगा
होगा और इसमें भी होगा। देखो बीच में लिखे हैं ना, तो ये दोनों में पाया जाएगा। इधर लिखे हैं अर्थात केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। इधर दो लिखे हैं सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। क्या? सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन है? सेंट्रोसोम है और लाइसोसोम है। केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला लवक और कोशिका भित्ति। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या पूछता है कि बताओ कोशिका झिल्ली को किसे आंतरिक कंकाल कहते हैं, किसे बाह्य कंकाल कहते हैं, किसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, किसे ऊर्जा निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, किसे ऊर्जा करेंसी कहते हैं, किसे परमाणु बम कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका विभाजन में कौन करता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, सब कुछ हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं। बताओ किसे स्टोर रूम कहते हैं, किसे रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, रसोई घर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली से देखो, कोशिका झिल्ली क्या है? ये जो कोशिका होती है ना, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है, ये क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है भाई साहब, ये गोला जो बना रखे हैं वही क्या है? कोशिका झिल्ली है। देखो ये क्या है? कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जा रहा है और कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जा रहा है और कोशिका झिल्ली उसमें। तो दोनों की विशेषता एक ही समान होगी। तो लिखो कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में लिखो। कोशिका झिल्ली के बारे में लिखो। इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। इसे द्वारपाल कहते हैं। इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। अब भाई साहब देखो, द्वारपाल क्यों कहते हैं भाई साहब? देखो अब क्या है, अब आपको पता है कि यह है कोशिका। अब इस कोशिका के चारों तरफ से क्या है? कोशिका झिल्ली बना है। ये चारों तरफ से क्या बना है? कोशिका झिल्ली। ये भाई साहब अनावश्यक पदार्थों को बाहर से अंदर आने से रोकता है और आंतरिक पदार्थों को बाहर जाने से रोकता है। आंतरिक पदार्थों को अंदर से बाहर जाने पर। तो द्वारपाल क्या करता है भाई साहब? द्वारपाल द्वार पे खड़ा होकर अनावश्यक लोगों को अंदर बाहर जाने से रोकता है। इसी आधार पर इसका नाम कोशिका का द्वारपाल पड़ गया भाई साहब, ठीक है ना। क्या हो गया? कोशिका का द्वारपाल कहते हैं किसे? कोशिका झिल्ली को। यह अर्धपारेगम्य झिल्ली होता है। लिख लो, यह भी अर्धपारेगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारेगम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्धपारेगम्य झिल्ली होता है, ठीक है ना। ये किसके बने होते हैं? फास्फोलिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फास्फोलिपिड के बने होते हैं। लिख लो, यह फास्फोलिपिड के बने होते हैं। यह किसके बने होते हैं? फास्फोलिपिड के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? फास्फोलिपिड के बने होते हैं। इन्हें इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं। कोष्टक में लिख लेना ऐसे, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी किसे? फास्फोलिपिड के। तो अर्धपारेगम्य झिल्ली किसका बना होता है? फास्फोलिपिड का बना होता है। फास्फोलिपिड को और क्या कहते हैं? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली मुख्य विशेषता इसकी क्या है? किसे? कोशिका का द्वारपाल या कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली के बारे में यही 2-3 विशेषताएं हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला लिखो, माइटोकांड्रिया के बारे में लिखो। माइटोकांड्रिया के बारे में लिखो। माइटोकांड्रिया के बारे में लिखो। इसे पावर हाउस कहते हैं। इसे पावर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। लिखो, इसे ऊर्जागृह कहते हैं। ऊर्जागृह कहते हैं।
भोजन कोशिका के अंदर जो भोजन का निर्माण होता है उसके किसके द्वारा होता है? माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, जो भी भोजन हम करते हैं, उस भोजन के दौरान ऊर्जा निर्माण करने का कार्य कोशिका के अंदर कौन करता है? माइटोकांड्रिया करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। और यह ऊर्जा किस रूप में बनाया जाता है भाई साहब? यह ऊर्जा किस रूप में बनाया जाता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में, ऐसे लिखो, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में क्या होता है बाबू? ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। लिखो, इसी एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, करेंसी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का करेंसी कहते हैं। और ये एटीपी किसने बनाया था? माइटोकांड्रिया द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है। और वह ऊर्जा किस रूप में बनाया जाता है? एटीपी के रूप में बनाया जाता है। किस रूप में बनाया जाता है? एटीपी के रूप में होता है। और इस एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म लिख लो। एटीपी का फुल फॉर्म लिख लो, यहां पर लिखो, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट क्या कहते हैं? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, लिख लो। पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा किस रूप में निर्माण होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकांड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का करेंसी कहते हैं या ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके 4 विकल्प बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया, आप लोग इसे नोट कर लो। हो गया, अगला लिखो। अगला लिखो बाबू, अगला लिखो एंडोप्लाज्मिक ईआर लिखो। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो देखो इसके बारे में, यह जालीनुमा संरचना होती है। जालीनुमा यह जालीनुमा क्या होती है? संरचना होती है। क्या होती है? यह जालीनुमा संरचना होती है। इसे कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल कहते हैं। देख रहे हो? देखो यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जालनुमा जो संरचना बना है बाबू, यही है क्या? यही आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो एक काम कर रहा है। ये बीच में आपका क्या है? केंद्रक है। कौन है? केंद्रक है। भाई साहब ये कौन है बीच में? केंद्रक है। इस केंद्रक को क्या बना करता? आधार प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रक को आधार प्रदान कौन करता है? तो केंद्रक को आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लिख लो, या केंद्रक को आधार प्रदान करता है। या केंद्रक को आधार प्रदान करता है। केंद्रक को आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। अब देखो, अब यहां से एक बात समझने की बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही सतह पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। देखो इसके ही सतह पर, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही सतह पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहले ये नोट कर लो, तो उसके बाद हम लोग राइबोसोम पर आते हैं। हो गया। अब देखो हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, यहीं पे इसे मिटाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो हमने दो बनाया ना, एक सतह कैसा है, एक तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनका एक सतह होता है खुरदरा, खुरदरा होता है, और एक सतह कैसा होता है? चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना। देखो एक तरफ कैसा हमने बनाया भी है, देखो एक तरफ कैसा है? खुरदरा, मतलब कैसा बना है? ऐसे ऐसे करके बनाया, इसका मतलब खुरदरा है। कैसा है? खुरदरा है। और एक तरफ नीचे कैसे बनाया है? देखो भाई साहब एकदम चिकना बनाया है। कैसे बनाया है? चिकना बनाया है। तो जो खुरदरा भाग होता है वहां पर पाया जाता है प्रोटीन। किसके कारण खुरदरा होता है? पूछा गया क्वेश्चन है कि यह किसके कारण होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सतह खुरदरा होता है। किसकी वजह से खुरदरा होता है? प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से? यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे करके लिख लो, यहाँ पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन के निर्माण के कारण ये कैसा हो जाता है? खुरदरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खुरदरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू? खुरदरा। इसी प्रोटीन की वजह से खुरदरा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सतह खुरदरा होता है, खुरदरा होने के पीछे कारण क्या है भाई साहब? खुरदरा होने के पीछे कारण है प्रोटीन। और प्रोटीन निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। क्या कर रहा है? राइबोसोम। और दूसरी तरफ क्या होता है? चिकना। चिकना क्यों है भाई साहब? यहां पर राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है। एक तरफ राइबोसोम उपस्थित है और दूसरी तरफ राइबोसोम अनुपस्थित है। राइबोसोम अनुपस्थित है, अनुपस्थित। अब राइबोसोम नहीं है, पहला पॉइंट, तो राइबोसोम नहीं है तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? यहां पर प्रोटीन निर्माण तो नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है? दूसरा काम, चिकना है। चिकनाहट क्यों किससे आती है? वसा से आती है। क्या होता है? वसा का यहां संश्लेषण होता है। लिखो वसा, ऐसे करके लिखो, वसा की उपस्थिति के कारण। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सतह कैसा होता है? खुरदरा। खुरदरा किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह। खुरदरा किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। खुरदरा किसकी वजह से? प्रोटीन की। और प्रोटीन कौन निर्माण कर रहा था? राइबोसोम निर्माण कर रहा था। कौन निर्माण कर रहा था? राइबोसोम निर्माण कर रहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग चिकना है। चिकना किसकी वजह से? वसा के कारण। वसा देखो ना, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, ये सब किस प्रकार के हैं? एक तरह से ये किस प्रकार के होते हैं? चिकनाहट होते हैं। कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं? खुरदरा। इसकी वजह से ये कैसे होते हैं? चिकना। वसा की वजह से कैसा होता है? चिकना। तो देखो हमने एक सतह बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुरदरा। ऊपर वाला भाग कैसा है? खुरदरा। और नीचे वाला भाग कैसा है? चिकना। चिकनाहट किसकी वजह से? वसा के कारण। खुरदरा किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। खुरदरा किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। चिकना किसकी वजह से? वसा की वजह से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि चिकना किसकी वजह से हो रहा है और खुरदरा किसकी वजह से हो रहा है। तो हम लोग अब इसे देख लेते हैं। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं, यहीं पे लिख लो राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में दो पॉइंट और लिख लो। राइबोसोम लिखो, राइबोसोम। यह प्रोटीन निर्माण करता है। यह प्रोटीन, लिखो ऐसे करके लिखो, यह अमीनो अम्लों की सहायता से, यह अमीनो अम्लों की सहायता से, यह अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसी वजह से लिखो, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की
फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या का कार्य क्या है? अमीनो अम्लों की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना है। अमीनो अम्ल की सहायता से क्या करना है? प्रोटीन का निर्माण करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसी वजह से। किस लिए? क्योंकि ये अमीनो अम्ल की सहायता से क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। मतलब ये प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो अगला है गाल्जी का है। लिखो अगला गाल्जी का है। अगला लिखो गाल्जी, गाल्जी का है। लिखो यह पोषक पदार्थों को, लिखो यह पोषक पदार्थों को, या पोषक पदार्थों को या पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे देखो हमारे कोशिकाओं को जरूरत होती है ना पोषक पदार्थों की, तो पोषक पदार्थों को एक स्थान से उनको क्या क्या पोषक पदार्थ जरूरत है उसको रेगुलेट करता है। कि मतलब भाई साहब इनको ये पोषक पदार्थ की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ पोषक पदार्थ चाहिए, राइबोसोम को कुछ और चाहिए, एंडोप्लाज्मिक को कुछ और चाहिए, गाल्जी काय को कुछ और चाहिए, रिक्तिका को कुछ और चाहिए, केंद्रक को कुछ और चाहिए। तो उनको क्या क्या पोषक पदार्थ चाहिए ये सारा रेगुलेशन कौन कार्य करता है? गाल्जी काय करता है। मतलब पोषक पदार्थों को उनके तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है भाई साहब? यही गाल्जी काय करता है। तो भाई साहब ये वाला काम इधर उधर बैलेंस करने का काम, मतलब रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ट्रैफिक हवलदार करता है। कौन करता है भाई साहब? ट्रैफिक हवलदार। इसी कार्य की वजह से गाल्जी काय को क्या कहते हैं? ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। लिखो ट्रैफिक हवलदार या यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक हवलदार, ठीक है ना। ये क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर पोषक पदार्थों को ले जाने में, पहुंचाने में मदद करता है, रेगुलेट करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ट्रैफिक हवलदार लिख लो, ट्रैफिक हवलदार। ठीक है ना। तो ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं? गाल्जी काय को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। अगला लिखो भाई साहब रिक्तिका। अगला लिखो रिक्तिका के बारे में लिखो। यह है अतिरिक्त पोषक पदार्थों को संचित करने का कार्य करता है, संचित करने का कार्य करता है, ठीक है ना, करता है। जैसे देखो कोशिका के अंदर मान लो कि चाहिए, मान लो ये कोशिका है और इस कोशिका को चाहिए 10 किलो कैलोरी चाहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए? 10 किलो कैलोरी चाहिए या 10 किलो पोषक तत्व चाहिए। अब मान लो भाई साहब 10 किलो कैलोरी चाहिए और कोशिका को मिल कितना गया? 12 किलो कैलोरी। 12 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई। अब भाई साहब 12 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई, मतलब पोषक तत्व अधिक हो गए। तो पोषक तत्व अधिक कितने हो गए? 2 किलो। कितना? 2 किलो कैलोरी।
ठीक है। तो 2 किलो कैलोरी के बराबर जितना पोषक तत्व होगा उन सबको संचित करने का कार्य कौन करता है कि भाई साहब आओ हमारे पास रख लो, क्या करो हमारे पास रख लो। तो रिक्तिका किसके लिए, देखो हमने बनाया भी है ना ऐसे करके, ये क्या है रिक्तिका। और इसी रिक्तिका में जो अतिरिक्त होता है पोषक पदार्थ जिसकी जरूरत हमारे शरीर को, हमारी कोशिका को नहीं होती है, उसे कहां रखा जाता है, ज्यादा हो जाता है तो कहां रखा जाता है, इसी रिक्तिका में। जैसे आप क्या करते हो, खाने के लिए लाते हो, मान लो भाई साहब ले आए पिज्जा, अब पेट भर गया, मान लो 2 पिज्जा लेकर आए और 1.5 तक खाते खाते आपका पेट भर गया, आधा बच गया, तो क्या करते हो, फेंक देते हो, नहीं, उसे कहां रख देते हो, फ्रिज में ले जाकर रख देते हो कि अभी कुछ देर बाद या शाम को या कल खाएंगे। तो इस प्रकार, और इसके अलावा एक भी और चीज होता है, जैसे आप मुर्गा ढेर खुला लाए, बना लिए भाई साहब, अब बना लिए भाई साहब, सारा नहीं खा पाए तो कुछ बच जाता है, तो रात में सुबह के लिए रख देते हो, तो रख देते हो ना, कहीं पर फ्रिज में रख दिए, कहीं और पर रख दिए। तो इस प्रकार जो रखा जाता है, तो इसी को कहते हैं क्या, रिक्तिका को कहते हैं स्टोर रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं कोशिका का स्टोर रूम। क्या कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं, लिख लो, कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं, कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं, ठीक है। कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं। कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं। कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं, रिक्तिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त पोषक पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर अगर बन गया भाई साहब, उसको रखने का काम तो कोई तो करेगा, तो वो काम कौन करता है, हमारी रिक्तिका करती है, हमारी रिक्तिका करती है। इस वजह से हम इसे क्या का नाम दिए हैं, इसकी संज्ञा क्या दी गई है कि कोशिका का स्टोर रूम है, भाई ले जाके रख दो, ज्यादा हो गया, फालतू हो गया। तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब रिक्तिका के बाद हम लोग आ जाते हैं, अब केंद्रक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डीएनए, आरएनए, बाकी चीजें पढ़ना होता है, जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, तो वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे ऑनलाइनर जो चीजें हैं उनको देख ले। सेंट्रोसोम देखो, सेंट्रोसोम के बारे में एक लाइन है, इन सब के बारे में। अब देखो, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला, ये दोनों में पाए जाते हैं, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाए जाते हैं। अब हमको पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। ये केवल किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। देखो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम आपको ध्यान में रहे, यह केवल किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। किसमें, केवल सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। किसमें, केवल जंतुओं में। देखो अलग से लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि भाई साहब आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देखो ये भी केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, ये भी केवल, लाइसोसोम भी केवल जंतु कोशिका में। तो आप ये ध्यान में, सेंट्रोसोम देखो यह कोशिका विभाजन में कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये आपको बस ज्यादा नहीं कुछ लिखना है, बस ये कोशिका विभाजन का कार्य सहायक कौन करता है, कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है, सेंट्रोसोम। आपको पता है ना कि एक कोशिका के निर्माण से, एक पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये आपको पता है ना। जैसे देखो, आपको कहीं मान लो बाइक चला रहे हैं और गिर गए, तो आपके पैर पर, हाथों पर घिसन लग जाती है ना, वहां पर एकदम काला काला हो जाता है, मतलब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो भाई साहब वहां पर फिर से कोशिका आती है कि नहीं आती है, फिर से वो घाव भरता है कि नहीं भरता है, तो कैसे भरता है, कोशिका विभाजन के द्वारा। कैसे, कोशिका विभाजन के द्वारा। और उस कोशिका विभाजन के कार्य में कौन सहायता करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका का विभाजन में सहायता कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। 3 तरीके से करता है। एक असूत्री, कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक असूत्री विभाजन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, सेंट्रोसोम। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, बताओ कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, तो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब लिख लो लाइसोसोम के बारे में एक लाइन, लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम, लाइसोसोम लिखो। लाइसोसोम के बारे में, कोशिका के अंदर बनने वाले विषैले पदार्थों को लिखो। पहले लिखो, यह थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, यह थैलीनुमा संरचना होती है। हो गया, यह कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। लिखो अगला पॉइंट, लिखो दूसरा पॉइंट, शरीर के, ऐसे लिखो, कोशिका के अंदर बनने वाले, कोशिका के अंदर बनने वाले
कोशिका के अंदर बनने वाले विषैले पदार्थों को संचित कर समाप्त करता है, संचित कर समाप्त करता है, संचित कर विघटित करता है, ऐसे करो, विघटित, ठीक है ना, संचित कर विघटित करता है। यह थैलीनुमा संरचना होती है। हमारे कोशिका के अंदर एक थैलीनुमा ऐसे संरचना होती है। इसी संरचना में क्या होता है भाई साहब, हमारी कोशिका के अंदर जितने भी प्रकार के विषैले पदार्थ बनते हैं उन विषैले पदार्थों को इसमें जमा करता है पहली बार, और जमा करके इन्हें समाप्त करता है, मतलब इन्हें केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करता है, उसे खत्म करता है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। लेकिन भाई साहब देखो, कभी कभी यही थैलिया भाई साहब, यही थैलिया जो थैलिया थी, यही थैलिया फट जाती है, और जब फट जाती है तो क्या करती है, आसपास की कोशिकाओं को भाई साहब क्षतिग्रस्त करती है। आसपास की कोशिकाओं को क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है, आसपास की कोशिकाओं को मुआ देती है। अपने तो मरबे करेगा भाई साहब, आसपास के जितने भी लोग रहेंगे उनको भी मुआ देगा। क्यों भाई साहब, अब इसी मुआने की वजह से उन लोगों को मार देता है, इसी वजह से इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट लिखो, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का परमाणु बम कहते हैं, लिख लो ये भी, कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। चौथा, कोशिका का परमाणु बम कहते हैं, कोशिका का परमाणु बम कहते हैं, परमाणु बम कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का परमाणु बम कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बताएं। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, विषैले पदार्थ जमा होते हैं, और कभी कभी यही विषैले पदार्थ, यही थैली फट जाती है, और फट जाती है तो आसपास की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं कि कोशिका का परमाणु बम या आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम और सेंट्रोसोम हो गए खत्म। अब हमको पढ़ना है केवल दो चीज बचा है, एक लवक बचा है, एक कोशिका भित्ति बचा है, और एक केंद्रक बचा है। तीन चीज और हमारे पास कोशिका में बचे हैं। उसके बाद हमारा कोशिका हो जाएगा समाप्त, ठीक है ना भाई। लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें पूरा पढ़ना है, डीएनए आरएनए इसी में आएगा। केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या पाया जाता है भाई साहब, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। जीन पाया जाता है, और जीन को क्या कहते हैं, सूचना। जीन पर क्या लिखी होती है, सूचना। तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बस हम लोग आ ही गए हैं लवक। पहले लिख लो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखो, कोशिका, इन्हें कोशिका का बाह्य कंकाल कहते हैं। इसे कोशिका का बाह्य कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, ठीक है ना, बाह्य कंकाल कहते हैं। किसे, कोशिका भित्ति के। आपने अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है, देखो जो पेड़ होते हैं ना बाबू, आपने देखा होगा ऐसे पेड़, गांव में पेड़ देखे होंगे बाबू साहब। ये जो पेड़वा का ऊपरा वाला छलिया होता है ना, ऊपर वाली मोटी छाल होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है, जो पौधों का, पेड़ पौधों का ऊपरी परत होता है भाई साहब, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, पेड़ पौधे के ऊपरी परत होते हैं, ऊपरी परत, पेड़ पौधे के ऊपरी परत होते हैं। देखो, इनका निर्माण सेलुलोज से हुआ है, इसका निर्माण, या ये सेलुलोज के बने होते हैं।
ठीक है। ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज का पाचन मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो हमारे सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप रुई होता है। कौन होता है? सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप रुई होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। सेलुलोज का सबसे शुद्धतम रूप रुई होता है। इसके अलावा कपास भी क्या होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। नोट नाम सुने हो ना, नोट, कागज, ये सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना। लकड़ी के जो सामान होते हैं ये भी सेलुलोज के बने होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिका भित्ति सबसे ऊपरी परत, ये सब देखो, ये सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति, ये देखो बना रखे। पौधों की कोशिकाएं कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति की बनी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग आ जाते हैं लवक पर, ठीक है ना। कोशिका भित्ति, इन्हें क्या कहते हैं? कोशिका का बाह्य कंकाल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पढ़ो लवक, पढ़ो लवक बाबू, लवक अब हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो लवक, लवक जाहिर सी बात है, कोशिका भित्ति भी पेड़ पौधों में ही पाया जाएगा, अर्थात पादप कोशिका में पाया जाएगा। उसके अलावा लवक भी किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। अब देखो हमको क्या पढ़ना है? लवक। लवक मतलब देखते हो जो कलर प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवक। रंग प्रदान करने वाली चीजें लवक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधों में हरा रंग, काला रंग, पीला रंग, फलों का जो रंग प्रदान होता है, जड़ों में जो रंग होता है, उन सबों को हम लोग देखना होता है। देखो तो लवक को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला नंबर तो यही, रासायनिक, या लिखो रसोई घर कहते हैं। लिखो कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। अब बाबू देखो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब देखो क्यों। अब देखो मान लो एक पत्ती है, क्या है? पत्ती है। अब ये है पत्ती। अब आपको पता है कि ये मान लो कि ये जड़ है, ये बहुत सारी पत्तियां होंगी इसमें, ठीक है, ये हमारी, चलो ठीक, और ये हमारी जमीन है। और जमीन में क्या होता है? पानी और मिनरल। क्या होता है? पानी और मिनरल, ठीक है, ये होता है। अब देखो जाइलम प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? पानी जमीन के सतह से पत्ते तक पहुंचता है। मतलब यहां पर क्या मिल गया? अब पानी मिल गया। पहली बात पानी मिल गया। पानी क्या होता है? H2O, पहली बात। और पौधे में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरी चीज हो गई। और वायुमंडल में क्या उपस्थित है? वायु। और वायु में क्या उपस्थित है? CO2। मतलब वायुमंडल से क्या हमें मिल जाता है? CO2। अब भाई साहब ये सारी तीनों चीजें मिलती है, जैसे तीनों चीजें एक जगह पे मिलती हैं वैसे भाई साहब क्रिया करती है, रासायनिक क्रिया करती है। और एक चीज और इसमें ऐड कर लो, सूर्य का प्रकाश। क्या मिलता है हमें दिन में? सूर्य का प्रकाश। मतलब सूर्य का प्रकाश, लिखो सूर्य का प्रकाश। अब भाई साहब ये जैसे ही चारों चीज एक साथ उपस्थित हुए तब पौधों में होगा भोजन का निर्माण। तो बनेगा भाई साहब ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो भाई साहब इसी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं कहां हो रही थी? पत्ती में हो रही थी। कहां पर? पत्ती में हो रही थी। और पत्ती में क्या? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। और क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता? हरित लवक में पाया जाता। इसी वजह से ये भोजन का निर्माण कहां हो रहा था? हरे पौधों में। इसी वजह से इसे क्या कहा गया? कोशिका का रसोई घर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? भोजन। किसके लिए? पौधों के लिए। किसके लिए? पादप के लिए। तो इसी वजह से इसे क्या कह दिया गया कि इसे कोशिका का रसोई घर है। हमारे रसोई घर में क्या होता है? खाना ही तो बनता है। तो पौधों के लिए खाना कहां बनता है? इसी पत्ते में, इसी लवक के क्रिया के द्वारा। तो इसी वजह से हम क्या कह देते हैं कि भोजन का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से ये क्या है? कोशिका का रसोई घर है। अब देखो भाई साहब यहाँ कोशिका का रसोई घर लिख लिए होंगे, तो अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा और लवक की, थोड़ा और लवक के बारे में देख लेते हैं। पूछता है जहां तक क्वेश्चन, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं हम लोग, सब कुछ थोड़ा लेट ही सही। कितना टाइम हो गया है? 50 मिनट। 50।
अब लिखो लवक, फिर से लिखो लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं हरित लवक, हरित लवक, पहला लिखो हरित लवक, दूसरा लिखो वर्णी लवक, लिखो हरित लवक, वर्णी लवक, तीसरा लिखो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो हरित लवक में क्या पाया जाता है बाबू? हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और वर्णी लवक में क्या पाया जाता है? वर्णी लवक में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। अभी समझ में आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या हम रखते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत हमारा रखा जाता है पत्ती आता है। क्या आता है? पत्ती आता है। और क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत क्या आता है? फल और फूल आते हैं, फल एवं फूल, फूल। और ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत क्या आता है भाई साहब? जड़, तना, बीज आता है। जड़ आता है, तना आता है और क्या आता है? बीज आता है। ठीक है ना? देखो अब समझो, 1 मिनट के लिए लिखना बंद करो। देखो हरित लवक किसकी वजह से होता है? हरित लवक में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? रंग प्रदान होता है। किसको? पत्तियों को। पत्तियों का रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। पत्तियों का रंग किसकी वजह से होता है? हरित लवक की वजह से। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। पत्तियों का रंग किसकी वजह से होता है? हरित लवक की वजह से। अब देखो दूसरा वर्णी लवक। वर्णी लवक फल और फूल, देखे हो ना सेब कैसा होता है? लाल, गाजर नारंगी और पीला क्या होता है? हल्दी। हल्दी क्या होता है? पीला। तो इन सबको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? यही वर्णी लवक काम करता है। और वर्णी लवक में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से लाल, पीले, हरा, नारंगी और जामुनी कलर के होते हैं? तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फल और फूल कैसे होते हैं? रंग बिरंगी होते हैं। तो फल और फूलों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि फलों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट ना रहे तो भाई साहब क्या करोगे? वर्णी लवक। क्या लगा कराओगे? वर्णी लवक। क्या? फल और फूल को कलर प्रदान करने का कार्य कौन करता है? वर्णी लवक। और वर्णी लवक में कौन सा केमिकल? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फल एवं फूल को रंग प्रदान करता है। फल एवं फूल को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? यही भाई साहब। कौन? यही क्रोमोप्लास्ट करता है भाई साहब। कौन करता है? यही क्रोमोप्लास्ट करता है। जड़, तना, बीज, जैसे आलू, चुकंदर, ये सारे चीजें देखे होंगे ना, उन सबका जो आलू हो गया, चुकंदर हो गया, मूली, बाकी चीजें हो गई जैसे मूली, जो जिसमें जड़, तना और बीज के अंश पाए जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन सा लवक? ल्यूकोप्लास्ट। किसके लिए? तो पूछेगा जड़, तना, बीज में कौन सा लवक पाया जाता है? जड़, तना, बीज में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़, तना, बीज में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़, तना, बीज में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़, तना, बीज में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। जड़, तना, बीज किसके उदाहरण है? अवर्णी लवक के उदाहरण। जड़, तना, बीज किसके उदाहरण है? अवर्णी लवक के। यही से पूछेगा कि बताओ जड़ किसका उदाहरण? अवर्णी लवक का। किसका? अवर्णी लवक का। जड़, तना, बीज में क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अब हम कुछ 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 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे पूछ लेता है कभी कभार कि बताओ पपीते का रंग किसकी वजह से होता है, किस लवक की वजह से होता है, किस वर्णी लवक की वजह से होता है। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग नोट करिए, लिखो जैंथोफिल, पीला रंग। लिखो जैंथोफिल की वजह से क्या होता है? पीला रंग प्रदान होता है। ये किसमें आएगा? वर्णी लवक के अंतर्गत हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना? हमारे में जगह नहीं है तो मिटाना पड़ा। लिखो जैंथोफिल। लिखो जैंथोफिल की वजह से फल और फूलों में क्या होता है? पीला रंग होता है। पीला रंग किसकी वजह से? जैंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से? जैंथोफिल की वजह से। कौन सा रंग? पीला रंग। जैंथोफिल की वजह से कौन सा रंग? पीला रंग। अब दूसरा लिखो लाइकोपिन। लाइकोपिन, लाइकोपिन, लाइकोपिन की वजह से कौन सा रंग? लाल रंग। टमाटर का लाल रंग। लिखो टमाटर का
टमाटर का लाल रंग, ठीक है ना, लाइकोपिन की वजह से टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन वणी लवक की वजह से। लाइकोपिन लवक की वजह से क्या होता है? टमाटर का लाल रंग। टमाटर लाल होता है, इसके लिए कौन सा लवक जिम्मेदार है? लाइकोपिन। टमाटर लाल होता है उसकी वजह से कौन सा लवक जिम्मेदार है? तो लाइकोपिन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। लिखो तीसरा कैरोटीन। कैरोटीन किसमें पाया जाता है बाबू? कैरोटीन गाजर में। लिखो गाजर में। अगला लिखो विटामिन, चुकंदर में। विटामिन, विटामिन किसमें पाया जाता है? चुकंदर में, ठीक है, चुकंदर। विटामिन किसमें पाया जाता है? चुकंदर में। अगला लिख लो कैप्सेमीन। लिखो कैप्सेमीन, कैप्सेमीन। कैप्सेमीन कहां पाया जाता है? मिर्चा में। मिर्चा का लाल रंग किसकी वजह से होता है? मिर्चा का लाल रंग, मिर्चा का लाल रंग, ठीक है ना। कैप्सेमीन की वजह से मिर्चा का लाल रंग प्रदान होता है। मिर्चा का लाल रंग किसकी वजह से? कैप्सेमीन की वजह से। अब लिख लो ककरमीन। लिखो ककरमीन, लिखो ककरमीन। हल्दी, हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, पीला रंग। लिखो अगला राइबोफ्लेविन, सातवां लिखो राइबोफ्लेविन। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग, ठीक है, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग। और एक और लिख लो एंथ्रोसाइमिन। लिख लो सातवां, आठवां लिख लो एंथ्रोसाइमिन। एंथ्रोसाइमिन जामुनी रंग, जामुनी रंग जो होता वो किसकी वजह से? एंथ्रोसाइमिन की वजह से। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका लवक वाला हो गया पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। लवक में हमने जो भी संभव क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें लिखवा दिया। राइबोफ्लेविन की वजह से सेब का रंग, ककरमीन हल्दी की वजह से, हल्दी का पीला रंग ककरमीन की वजह, जैंथोफिल पीला रंग, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, कैरोटीन गाजर, विटामिन चुकंदर, कैप्सेमिन मिर्चा का लाल रंग, उसके बाद एंथ्रोसाइमिन जामुनी कलर, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों का अब बच गया केवल एक कोश का भित्ति हो गया, कोश का भित्ति भी हो गया, लवक भी हो गया। अब केवल और केवल हमारे बचे हैं केंद्र। क्या बचा है? केंद्र, ठीक है ना। अब केवल हमारा केंद्र बचा है। कितना टाइम है? 57 हो गया। लिखो केंद्रक, लिखो ऐसा करो, बंद कर दो फिर से चालू कर दो।